अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा। आज हम हिंदुस्तान इर्तिफाई खुसूसियात का दूसरा किस्त इस ज़िम्न में चंद बातें आप समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम हिंदुस्तान का महल वक़ू और हिंदुस्तान का मेयारी वक्त, इन दो तस्वुरात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कि आप वीडियो शुरू होने से पहले नक्शा आप देखें और जो है ग्लोब में जो आप लकीरें देखते हैं, यानी कि तूलुल बलद और अर्जुल बलद। अब देखिए तूलुल बलद और आड़े जो खींची जाती हैं अर्जुल बलद की जो लकीरें आप जो नक्शे में देखे हैं उसको सामने रखिए। आप हिंदुस्तान का जो रकबा है 3.28 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अब यहाँ समझने के लिए किसी भी मकाम के किसी भी जगह का महल वक़ू मालूम करने के लिए हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अर्जुल बलद और एक तूलुल बलद। अर्जुल बलद किसे कहते हैं? अर्जुल बलद किसी मकाम का खते इस्तिवा से शुमालन जुनूबन, किसी मकाम का खते इस्तिवा से शुमालन और जुनूबन जावियाती फासिला को अर्जुल बलद कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अर्जुल बलद का एक नक्शा शुमालन जुनूबन। और तूलुल बलद किसे कहते हैं? किसी मकाम का जो है शर्कन गरबन यानी मशरिक से मगरिब या मगरिब से मशरिक तक का जावियाती फासिले को तूलुल बलद कहते हैं। ये आप पिछली जमातों में भी समाप्त फरमाए हैं, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सामने रखने का मकसद ये है कि आप हिंदुस्तान का महल वक़ू मालूम कर सकते हैं। देखिए कि अगर हम दुनिया को तकसीम करते हैं, मशरिकी हिस्सा मगरिबी हिस्से में अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें हिंदुस्तान का महल वक़ू मालूम होता है। हिंदुस्तान का महल वक़ू तकरीबन देखिए जुनूब में अगर हम देखते हैं अर्जुल बलद के लिहाज से जुनूब में 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 इंचेस जो है जुनूब से शुमालन अर्जुल बलद। तूलुल बलद में अगर हम देखते हैं 68 डिग्री था 97 डिग्री 25 इंचेस यानी मशरिक। तो ये हिंदुस्तान का महल वक़ू है। अब देखिए यहाँ पर 68 डिग्री था 97 डिग्री 25 इंचेस तूलुल बलद और 8 डिग्री था 37 6 इंचेस नॉर्थ अर्जुल बलद पर जो है हिंदुस्तान का लोकेटेड है। हिंदुस्तान का महल वक़ू जो है वाकई है। अब देखिए कि हिंदुस्तान का महल वक़ू आप ये भी जान सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो मतलब जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर आप फासिला देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक तकरीबन 3214 किलोमीटर का फासिला हिंदुस्तान जो है इहाता करता है। और इसी तरह से मशरिक से मगरिब तक अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 2930 पर 3 किलोमीटर का फासिला इहाता करता है। एक बहुत बड़ा रकबा है, इहाता करता है। ये जो है मुल्क की जमीनी बनावट, आबो हवा, मिट्टी के अक़साम, कुदरती नबातात में बहुत ज्यादा तनव्वु पाया जाता है। लिहाजा हिंदुस्तान का महल वक़ू आप मालूम कर लिए। अब दूसरी बात है कि मकामी वक्त कैसे मालूम करेंगे। देखिए मकामी वक्त इसी से आप जान सकते हैं कि देखिए मशरिक मगरिब में जो फासिला है आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज तुलू होता है और जो गुजरात में यानी मगरिब में जब सूरज गुरूब होता है तो तकरीबन 2 घंटे का फासिला होता है। 2 घंटे का फासिला, ये इतना 2 घंटे का फासिला 2 घंटे बाद जो है वहां पर गुरूब होता है। तो इसका मतलब ये होता है, तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि मकामी वक्त यहाँ पर देखिए कि 68 to 97 डिग्री और अर्जुल बलद में भी देखिए 8 डिग्री to 37, यानी इन दोनों में तूलुल बलद और अर्जुल बलद दोनों में तकरीबन 30 दर्जे की वुसाअत मिलती है। 30 दर्जे का गैप देखिए, 68 to 97 तकरीबन 30 और 8 to 37 तकरीबन 30, यानी 30% की वुसाअत होती है यहाँ पर। और ग्रीनविच के मकाम से जो लंदन से गुजरता है खते निस्फुल नहार जो दुनिया का आलमी वक्त का मेयारी वक्त है, वहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ हिंदुस्तान में 2 घंटे का फासिला और हिंदुस्तान की हर एक घड़ी एक ही वक्त बताए। तो इस ज़िम्न में माहिरीन ने बैठकर मशवरा किया कि ये जो 30 दर्जे की वुसाअत आती है तूलुल बलद और अर्जुल बलद में जो गैप जो 30 दर्जे की वुसाअत आती है उसके दरमियान को फिक्स किया जाए। लिहाजा 82 डिग्री 30 इंचेस जो है ईस्ट मेयारी वक्त जो इलाहाबाद से गुजरता है तो इसको जो है मेयारी वक्त के तौर पर लिया गया।
تو لہٰذا یہ مقامی وقت کی جو ہمارا ہندوستان کا معیاری وقت ہے جو ہے عالمی معیاری وقت سے یعنی گرین وچ سے جو لندن سے گزرتا ہے عالمی معیاری وقت سے جو تقریباً 5.5 گھنٹے آگے ہے. تو یہ بات ہے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آج ہم یہ سمجھیں کہ ہندوستان کا محل وقوع اور ہندوستان کا مقامی وقت کیسے دیکھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ طول البلد مقامی وقت میں طول البلد کے ہر ایک ڈگری پر 4 منٹ کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. اب ہم جانیں گے جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع. جزیرہ نما آپ جانتے ہیں اس اصطلاح کے بارے میں کہ تینوں طرف جو ہے پانی رہتا ہے, اس کو جزیرہ کہتے ہیں. چاروں طرف پانی یا جزیرہ نما ہے جس کے میپ میں اگر آپ ابھی دیکھیں کہ تینوں طرف جو ہے پانی احاطہ کرتا ہے, اس کو جزیرہ کہتے ہیں. بہرحال جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع, یہ سطح مرتفع کیسے وجود میں آیا؟ کئی سال پہلے سے اس کا جو ہے وقفے سے سخت آتشی اور اپنی شکل بدلتے ہوئے چٹانوں میں جو آج ہم دیکھتے ہیں جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع کی شکل میں. جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک مالوا سطح مرتفع اور ایک ہے سطح مرتفع دکن. مغرب کی جانب مالوا سطح مرتفع ہے, مشرق کی جانب چھوٹا ناگپور سطح مرتفع ملتا ہے. اور یہ جزیرہ نما ہند کا سطح مرتفع بے شمار دھاتی اور غیر دھاتی وسائل سے معمور بھرا ہوا ہے. اور دیکھیں گے اگر اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں پر ایک میں نقشہ چھڑا کر ہوں, آپ اس کو غور کیجئے. سطح ہندوستان کے نقشے میں سطح مرتفع دکن, اس کے 2 طرف دیکھیں مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ. مشرق کی جانب مشرقی گھاٹ, مغرب کی جانب مغربی گھاٹ. یہ دیکھیے کہ مغربی گھاٹ دراصل دیکھتے ہیں ستپورہ سے شروعات ہوتی ہے, یعنی سمجھیے ایسا گجرات سے لے کر نیل گری تک, جبکہ مشرقی گھاٹ مہاندی سے لے کر نیل گری تک, اور درمیان میں کیمور رینج, مہادیو پہاڑ اور میکل پہاڑ, یہ تمام چیزیں اس میں آتے ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ گجرات سے اور نیل گری کے یہاں کے جو اس کے خصوصیات ہیں اس کو سمجھیے آپ. مغربی گھاٹ تسلسل رہتا ہے اور تسلسل باقی رہتا ہے اس میں, اور تقریباً جو ہے گوا ریجن میں تھوڑا گیپ دیکھنے کو ملتا ہے مغربی گھاٹ میں. اس کے بعد کہیں بھی گیپ نہیں ملتا, تسلسل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, صرف گوا کے علاقے تک تھوڑا جو ہے گیپ دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ مغربی گھاٹ جو ہے زیادہ بلند ہے, سطح سمندر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ بلند ہوتے ہیں, اور یہ اس کی بلندی جو ہے تقریباً 2000 میٹر, اور یہ گدلور کے قریب جو ہے نیل گری سے ملتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو مغربی گھاٹ ہے تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے احاطہ پورا کرتے ہیں. یہاں پر مغربی گھاٹ میں جو مشہور پہاڑیاں ہیں جیسے اناملائی اور پلانی اور ڈوڈا پیٹا, اور ڈوڈا بیٹا جو ہے تقریباً 2630.7 میٹر کا فاصلہ ہے اس کی بلندی. جو مغربی گھاٹ کا سب سے بلند حصہ ہوتا ہے ڈوڈا پیٹا جو 2630.7 میٹر کی بلندی پر ہے. اور اسی طرح سے کارڈامم جو کیرلا میں واقع ہے, اور یہ جو مشہور پہاڑیاں ہیں. اسی طرح سے مشہور پہاڑی اسٹیشن اوٹی جو ہے نیل گری پہاڑیوں میں ہی موجود ہے, نیل گری. اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں مشرقی گھاٹ میں تسلسل نہیں رہتا, اور اس کی اوسط بلندی اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن اوسط بلندی اس کی 900 میٹر ہوتی ہے. ارویا کونڈا چنتا پلی جو آندھرا پردیش میں واقع ہے, یہ مشرقی گھاٹ کا سب سے بلند حصہ ہے. جیسے ڈوڈا بیٹا جیسے مغربی گھاٹ میں سب سے بلند ہے, اس طرح سے ارویا کونڈا چنتا پلی آندھرا پردیش میں یہ سب سے بلند ہے مشرقی گھاٹ کا. یہاں بھی مشہور پہاڑیاں ہیں جیسے نلا ملا, ویلی کونڈا, پالا کونڈا اور شیشا چلم پہاڑیاں جیسے کہ مقدس مقام تیروملا جہاں پر واقع ہے تو اسی پہاڑیوں میں واقع ہے. اور یہاں ایک مخصوص زمین کی خاصیت ہوتی ہے کہ کالی مٹی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ مغربی گھاٹ سے جو
दरियाएं निकलते हैं गोदावरी, कृष्णा, ये सतह मुर्तफा को पार करते हुए खलीज बंगाल में जा मिलते हैं। तो आप जाने जजीरे नुमा हिंद का सतह मुर्तफा, उसके दो हिस्से होते हैं, जैसे कि मालवा सतह मुर्तफा और सतह मुर्तफा दक्कन, और इसी के साथ आप मशरकी घाट और मगरिबी घाट का तकाबुल आप जायजा लिए तकाबुली तौर पर। तो जो है आप समझने की कोशिश करें कि मशरकी घाट जो महानदी से नीलगिरी, और ये मगरिबी घाट गुजरात से नीलगिरी तक है। और ये जो है आप नक्शे में, वीडियो शुरू होने से पहले नक्शे में भी आप इसका मुलाहिजा फरमाए। गंगा सिंध का मैदान, इसकी एक तारीख है। हिमालय से निकलने वाले दरियाएं सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके मुआविन नदियों के बाहमी तालमेल से अजीम शुमाली मैदान में, ये जो अजीम शुमाली मैदान जो खुले नशेबी इलाके थे, हिमालय से जो बहते हुए अपने साथ दरियाएं, छोटे से पत्थर वगैरह, जरखीज, तिलछट वगैरह जो है साथ में लाते हुए इन अजीम शुमाली मैदान में जो है अजीम शुमाली मैदान में जो तिलछट वगैरह, संगरीख्ता जो पत्थर, सफेद मार्बल वगैरह जो लाते हुए बिछा दिए। तो लिहाजा उस वक्त जो है गंगा सिंध का मैदान वजूद में आया। इसकी तारीख है 20 मिलियन साल पहले की तारीख है। इसको समझने के लिए हम आसानी तौर पर हमें देख सकते हैं कि गंगा सिंध का मैदान को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक मगरिबी हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और जो है मशरकी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट। अब देखिए मगरिबी हिस्सा दरअसल दरियाए सिंध और उसकी 5 मुआविन नदियों से, जैसा कि झेलम, चनाब, रावी, बयास, सतलज के मुआविन दरियाओं से सैराब होता है मगरिबी हिस्सा। और मगरिबी हिस्सा अभी वीडियो शुरू होने से पहले आप मैप में देखें कि मगरिब में यानी जो है पंजाब और हरियाणा को जरखीज करता है, सैराब करता है, और उसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को सैराब करता है, दरियाए सिंध। आप उसमें अगर परसेंटेज देखते हैं तो 20% हिस्सा, तकरीबन जो है 20% हिस्सा पंजाब और हरियाणा में सैराब होता है, जबकि पाकिस्तान में 80% हिस्सा जो है दरियाए सिंध की वजह से जो है सैराब होता है। दूसरा है दरमियानी हिस्सा आप समझ सकते हैं, मैप में देखेंगे आप, ये जो है दरमियानी हिस्से को गंगा का मैदानी इलाका भी कहते हैं। उसी के नाम से आप समझ जाते हैं दरमियानी हिस्से में, यानी उसमें दरियाए गंगा का अहम रोल होता है। और दरियाए गंगा के मुआविन जो नदियां हैं, सवन और काशी, इससे इलाका जरखीज होता है। और यूपी का अक्सर इलाका इसमें आता है, और कुछ हिस्से जो बिहार, झारखंड और मगरिबी बंगाल के कुछ हिस्से भी उससे मुस्तफीद होते हैं। एक तीसरा हिस्सा है मशरकी हिस्सा जो ईस्टर्न पार्ट कहलाता है। अगर इसमें हम देखते हैं ये ब्रह्मपुत्र का इसमें अहम रोल होता है। मशरकी हिस्से में ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर आसाम की ब्रह्मपुत्र की जो वादी है ये मशरकी हिस्से में शुमार होती है। और ये जो है दरियाए ब्रह्मपुत्र अपने साथ जो है कंकर, संगरीज, तिलछट और व्हाइट मार्बल वगैरह जो अपने साथ लाते हैं वो शिवालिक के दामन में बिछा देते हैं। जैसा कि हम हिमालय के जो मुतवाज़ी सिलसिले अजीम हिमालय, ज़ेली हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़े थे हम, ये जो है शिवालिक के दामन में बिछा देते हैं, जो 8 से 16 किलोमीटर तक फैली हुई पट्टी होती है, उसको भाबर कहते हैं। और ये भाबर जो है मसामदार खासियत रखती है, और मुताद्दिद दरिया भाबर खित्ते में जेरे जमीन बहते हुए नशीबी इलाकों में जमीन के ऊपर नमूदार होते हैं। और एक बात यह है कि भाबर खित्ते दलदल वाला खित्ता कहलाता है, और इस इलाकों में घने जंगलात पाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हैवानात इस इलाके में पाए जाते हैं। अजीज तलबा, आसान तौर पर समझने के लिए गंगा सिंध का मैदान जो है 3 दरियाए गंगा, दरियाए ब्रह्मपुत्र, दरियाए सिंध पर मुश्तमिल होता है। इसके जो 3 इलाके होते हैं, मगरिबी हिस्सा दरियाए सिंध से मुतासिर, दरमियानी हिस्सा दरियाए गंगा से मुतासिर और मशरकी हिस्सा दरियाए ब्रह्मपुत्र से मुतासिर होता है। एक आखिरी नुक्ता यह है
जज़ाइर, मुख्तलिफ जजीरों का मजमुआ है। जज़ाइर के ताल्लुक से अगर हम देखते हैं तो इसको हम दो ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। पहला अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। इन दो ग्रुपों में हम जज़ाइर को तकसीम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जाने अंडमान निकोबार के सिलसिले से। ये तमिलनाडु के साहिल से लगभग 1500 किलोमीटर के फासले पर खलीज बंगाल में इसका महल वकू है, अंडमान निकोबार। और ये अंडमान निकोबार का महल वकू खलीज बंगाल में होता है। खलीज, जो आप वीडियो शुरू होने से पहले मैप में देखे आप, अंडमान निकोबार खलीज बंगाल में इसका महल वकू है। और ये मुख्तलिफ जज़ाइर वक्फे वक्फे से रूनुमा हुए मुख्तलिफ वक्तों पर, तो इसकी एक तारीख है। और ये म्यांमार के पहाड़ अरकान यौमा के गर्क़याब हो जाने से, डूब जाने से पहाड़ी सिलसिलों के बुलंद हिस्से हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि म्यांमार के पहाड़ अरकान यौमा के गर्क़याब होने के, डूब जाने के बाद पहाड़ी सिलसिलों के जो बुलंद हिस्से होते हैं उसी का हिस्सा है अंडमान निकोबार। और ये जो है और वहाँ अंडमान निकोबार में नरकोन डैम और बयारिन जजीरे हैं जो आतिशफिशा कहलाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट, जो हिंदुस्तानी जुनूबी बरीद की पट्टी कहलाती है, इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी की वजह से गर्क़याब हो गया, अब उसका नामो निशान नहीं है फिलहाल। तो बहरहाल, और अंडमान निकोबार जज़ाइर में जो बहुत सारे जजीरे हैं, तकरीबन जो है 240 से 270 जजीरे पाए जाते हैं। लेकिन वहां पर 38 जजीरों में ही, यानी 30 जजीरों में ही आबादी बसती है। और इसका एक अंडमान निकोबार, अजीज तलबा, आप जब आपके सामने अंडमान निकोबार का जो तस्वुर आएगा तो उसमें आपके साथ ये भी तस्वुर आना चाहिए, काला पानी। जो अंग्रेज यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुसलमानों को सजा देने के लिए जो आजादी की जिद्दोजहद में हिस्सा लिए थे, तो उन लोगों को सजा के तौर पर अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा के तौर पर उन्हें वहां पर भेज दिया जाता था। और काला पानी की सजा बहुत भयानक हुआ करती थी। और तारीख बताती है कि तकरीबन 95%, 95% हिस्सा जो है काला पानी की सजा पाने वालों में मुसलमान थे। ये आप इस तारीख को याद रखना चाहिए। और एक दूसरा पहलू है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जज़ाइर, ये भी वक्फे वक्फे से रूनुमा हुए हैं। लक्षद्वीप जज़ाइर की एक तारीख है। ये केरला के साहिल से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर लक्षद्वीप जज़ाइर हमें मिलेंगे। और ये बहर अरब में वाक़ई है। बहर अरब में इसका महल वकू जो है बहर अरब में है। ये मोंगा से बने हुए जज़ाइर है। और इसका जो है 38 स्क्वायर किलोमीटर इसका इहाता है। और हम देखते हैं कि ये तकरीबन लक्षद्वीप में 39 जज़ाइर हैं। और लेकिन आबादी जो है 10% है, 10 जजीरों में ही, यानी 10 जजीरों में ही आबादी वहां पर बसती है। और इसकी एक अजीम तारीख है लक्षद्वीप की। अजीज तलबा, इब्ने बतूता जो मुस्लिम सयाह था, अजीम सयाह इब्ने बतूता, वो लक्षद्वीप का जिक्र करते हैं अपनी किताब में, इब्ने बतूता। और एक दूसरी बात यह है कि 1780 में टीपू सुल्तान का कब्जा लक्षद्वीप पर था। जब मैसूर की तीसरी जंग हुई तब जो है लक्षद्वीप का जो कब्जा टीपू सुल्तान के हाथ से निकलकर बरतानिया के हाथ में चला गया। और एक अहम बात यह है कि वहां पर जो है 8वीं सदी से ही मुसलमान, यानी इस्लाम के जेर असर आ गया। लक्षद्वीप 8वीं सदी से ही इस्लाम के जेर असर में आ गया था। और तकरीबन आज भी 93% जो है मुसलमान वहां पर बस रहे हैं।